Hello everyone, welcome to Commerce Classes. In our series of class 11th, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मतलब अकाउंटिंग में जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो किस बेसिस पे करेंगे, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितने इवेंट्स हो रहे होंगे एक बिजनेस में, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होगा जब ये ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए और बुक्स में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, राइट? लाइक in our accounting, one of our main objectives is to find out profit or loss of the business during a particular year. क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो हम अपने बिजनेस को आगे स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। सो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तरफ इनकम्स लेनी होती हैं, एक तरफ हमें सारे एक्सपेंसेस लेने हैं। दोनों की मैचिंग से जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट होता है प्रॉफिट और लॉस। बट इसके लिए इनकम को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना जरूरी है। सो यही डिटरमिन करने के लिए कि रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस कब होगी, कब उनको रिकॉर्ड करेंगे, दो बेसिस हैं, cash basis and accrual basis. So we will start with one first. Let us start with the cash basis. Cash basis जैसे नाम पता चल रहा है, कैश मतलब जब चीजें कैश में सेटल होंगी तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। So cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when these are settled in cash. मतलब जब भी कोई चीज कैश में पे या रिसीव होगी, सेटल होगी, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो इसका इम्प्लीकेशन मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन मीनिंग क्या बना, इसका मीनिंग ये है कि जब हमारा रेवेन्यू कैश में रिसीव होगा तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो आपने अगर मान लीजिए किसी ईयर में 30,000 रुपीज की सेल की और उसमें से 10,000 के आपके अभी पैसे आए नहीं हैं, सो आपको पैसा कितना मिला, रिमेनिंग 20,000, तो वही रिकॉग्नाइज होगा। एक्सपेंसेस आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। सो कैश जब पे करेंगे तो आपने एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। सो बेसिकली किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने का या रिकॉर्ड करने का बेस क्या है, सेटलमेंट इन कैश। So whenever cash is received, revenue is recognized. When cash is paid, expenses are recognized. Recognize का मतलब है record करना. So both expenses and revenue are recorded when cash is received or paid. So this is what it means, cash basis. Cash base का मतलब ही यही है कि जब कैश आएगी या जाएगी तो हमें रिकॉर्डिंग करनी है, which implies जो प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का, it will represent the difference between कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। मतलब कितनी कैश रिसीव हुई और कितनी कैश पे की, इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस आएगा। सो इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि अगर हमारे कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स आउटस्टैंडिंग है या हमारे एडवांस में पे या रिसीव कर दिए हैं तो उसको कंसिडर नहीं करना। हमें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट। कैश में सेटल हो रहा है तो रेवेन्यू और एक्सपेंस है, अदरवाइज नहीं है। सो इस केस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्रूअल इनकम, दीज आर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड। सो सपोज आपने अपने बिजनेस के लिए एक शॉप रेंट पे ली है, 1,000 रुपीज पर मंथ आप उसका रेंट दे रहे हैं। So every month you are paying rent. Now at the end of the year, suppose आपका लैंडलॉर्ड कहता है आपको कि उसे कुछ कैश की जरूरत आ गई है, so he wants you to pay you in advance. So आप क्या करते हो, आप उसको 3 months का रेंट एडवांस में और दे देते हो। So आपने पे कर दिए 15,000 रुपीज, 12 for this month, this year sorry, and 3 for the next year as an advance. बट क्योंकि आपने पूरी पेमेंट की है तो जितनी पेमेंट की है वो एक्सपेंडिचर है। सो आपका एक्सपेंस 15,000 रहेगा। तो जो आपने एडवांस पे किया उसको कंसिडर ही नहीं करना, उसको अलग नहीं लिखना है। सारी पेमेंट एक्सपेंस है, सारी रिसिप्ट इनकम है। सो इसका एक और मतलब भी बनता है कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। आप चाहे फर्नीचर खरीदो, चाहे बिल्डिंग खरीदो, चाहे स्टॉक खरीदो, चाहे आप एक्सपेंसेस पे करो, अगर आप पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे हो तो रेवेन्यू है। नाउ दिस मेथड इज वेरी सिंपल टू हैंडल इन द सेंस दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड। कैश आ रही है या जा रही है वो दिखती है,
right? You are receiving cash or you are paying cash, you can easily see this. So it's a very simple method. Not much thought is required. ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि इसे मैं लिखूं, क्या करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, कहां लिखूं. You don't need to think over it. It's a simple method. It's objective also, क्योंकि पैसा आ रहा है, आपके बुक्स में आएगा, आपके बैंक में आएगा, right? तो it doesn't require much of the estimates or calculations. Then it is suitable only when the transactions are on cash basis. Like एक डॉक्टर है, तो वो जब अपना सर्विस दे रहा है, साथ के साथ उसको कैश मिल रही है. So since most of the transactions are on cash basis, तो ये उसके लिए suitable हो सकता है. बट एक बिजनेस सिनेरियो में ये मेथड suitable नहीं है. इसका रीजन क्या है? It doesn't follow accounting principles. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, ये उसको फॉलो ही नहीं कर रहा. सो जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो जो इंफॉर्मेशन है वो भी आधी होगी. इट विल गिव अस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इट विल नॉट शो ट्रू प्रॉफिट और लॉस. अब इसमें क्या है, जो अकाउंटिंग के दो मेन पर्पस होते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना और सेकेंडली फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना. ये दोनों को डिफीट कर देता है. ना तो इसमें प्रॉफिट और लॉस करेक्ट आता है और ना ही इसमें आप फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सकते हो. क्यों? क्योंकि आपने डिस्टिंग्विश ही नहीं किया. जब आपने फर्नीचर के लिए पेमेंट की तो आपने उस पेमेंट को एक्सपेंस मान लिया. यू डिड नॉट डिस्टिंग्विश कि ये मेरा एसेट है. सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस. सो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं होते हैं. सो दिस मेथड इज नॉट फॉलोड नाउ डेज एंड इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ ऑल्सो. अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली बनाने हैं और आपको रिकॉर्ड्स पब्लिक को शो करने हैं एज इन केस ऑफ अ कंपनी, तो आप कैश बेसिस से अकाउंट्स नहीं बना सकते. फॉर दैट यू नीड टू फॉलो द मोर साइंटिफिक अप्रोच, दैट इज एक्रूवल बेसिस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्रूवल बेसिस. एक्रूवल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पिछले right videos में. So those who are not aware of the concept, you can see that video and then understand what is meant by accrual. Accrual basis says that we are to record income or revenue when it is earned. Earn का मतलब ये होता है कि जब आपने गुड्स सेल कर दिए या सर्विस रेंडर कर दी and you have got a right to receive the money, right? Like you gave the goods to the customer, he accepted the goods. Sale has happened. Now revenue must be recognized. If he is paying at that time, that is a different matter. If he pays it, fine, the complete entry is there. If he doesn't pay, then what we get is receivable. We will get money from him. And if he doesn't pay, we can sue him in the court of law also, right? You have a legal right to receive that money. So when the revenue is earned, service is rendered or sale is complete, then it is recorded. It is similar, you can understand this with another example also. Suppose कोई कस्टमर आपके पास आता है, उसे 1000 चीजें आपसे कोई लेनी है जिसमें आप डील करते हो. So he gives you an advance of say 10,000 rupees and he says कि आप मुझे गुड्स भेज देना, we will check the quality and then we will finalize the order. अब ये जो 10,000 वो आपको देके जा रहे हैं वो एडवांस है. वो एक्रूवल बेसिस में सेल नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है. सेल कंप्लीट होने की क्या कंडीशन रखी गई है कि आप उसको गुड्स भेजोगे, वो एक्सेप्ट करेगा क्वालिटी देख के, फिर सेल होगी, राइट? सो अगर उसने अभी एडवांस दिया है तो वो सेल नहीं है, उसको आप एज एन एडवांस ही लिखोगे. क्योंकि अगर आपके गुड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, आपको ये अमाउंट वापस करना होगा. So revenue is recorded when it is earned, when sale is complete or service is rendered, and not when the cash is received. Okay. Similarly, expenses are recorded when these are incurred or the amount is expired in the generation of revenue. So when the expenses are incurred, that has something to do with the time or with the revenue. So हमारे expenses जुड़े होते हैं कुछ टाइम के साथ, कुछ टाइम बाउंड होते हैं, कुछ रेवेन्यू बाउंड होते हैं. सो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, या तो वो रेवेन्यू से जुड़े हैं, तो जिस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने एक्सपेंसेस हुए वो उसमें से माइनस होंगे. सो अगर आपने मान लीजिए गुड्स परचेज किए 100 और उसमें से 60 बेचे, तो आपके जो एक्सपेंडिचर होगा वो 60 की कॉस्ट के साथ मैच करेगा.
100 के साथ नहीं, क्योंकि 40 बच गया उसे आप स्टॉक मानोगे। सो इसमें एक्रूअल बेसिस में हम स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं, हम आउटस्टैंडिंग प्री पेमेंट्स को एडजस्ट करते हैं और एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करते हैं। सो इट इज फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू ऑल अदर आर ऑल्सो फॉलोड। सो इसे एक साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है। लाइकवाइज अगर लास्ट एग्जाम्पल विच आई गेव यू कि आपने रेंट पे किया प्लस यू गेव 3 months एडवांस। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि इस ईयर का रेंट तो टाइम बाउंड था, वो आपका एक्सपेंडिचर है, बट जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया एडवांस में उसे आप एसेट रिकॉग्नाइज करो। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में आपको रेंट नहीं देना होगा 3 months के लिए, बट आप सर्विसेज मतलब वो जो प्रेमिसेस जो आपने लिया उसको लोगे, उसे यूज करोगे, पेमेंट नहीं है, पेमेंट कर चुके हो, सो वो एसेट आ जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज इन एक्रूअल बेसिस आउटस्टैंडिंग्स, प्री पेमेंट्स, एडवांसेस सब एडजस्ट करके एक्चुअल रेवेन्यू और एक्सपेंस को कैलकुलेट करके प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। सो इट रिजल्ट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही नहीं है, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। तो अगर आपने कोई चीज कोई एसेट बाय कर ली तो उसे एज एन एसेट लिखोगे। जो आपने फर्नीचर खरीदा या मशीन खरीदी वो पूरी यूज नहीं हो रही है 1 year में, उसकी लाइफ है, तो उसकी कॉस्ट एक्सपायर होगी अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ। तो अगर किसी एसेट की लाइफ 5 years है तो उसकी कॉस्ट 5 parts में एक्सपायर करोगे, राइट। सो इसकी इम्प्लीकेशंस आई हैव नॉट रिटन। क्यों? क्योंकि वो यहां से रिवर्स जाएंगी। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कैश नहीं आएगा, व्हेन रेवेन्यू इज अर्नड, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट इज डिफरेंट। Expenses are recognized when expenses expire according to revenue. So both revenue and expenses are recorded not when cash is received or paid for this, not at the time of cash, but as per accrual. So profit or loss will be a difference between not cash, but it will be between revenue earned and expenses incurred. So in accrual basis, what will we be saying? Outstanding expenses, expenses paid in advance, accrued income, they are considered. So it is just opposite of this. But this method is more scientific. It shows complete transactions. It considers outstandings and advances. Obviously ये outstanding advance को adjust करके income और expense of the year solve करता है. So it will give us true amount of profit or loss. And it will show true state of affairs. मतलब assets और liability position भी बताएगा. Yes, there are some disadvantages, like it is a bit elaborate method because you need to think now. So you are paying 10,000 for some expenses. तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 10,000 expenses को लिख दूं और profit निकाल लूं, नहीं। You will have to think of कि ये 10,000 इस ईयर का है या नहीं। अगर इसमें से कुछ अमाउंट पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर का है, कोई एडवांस है, कोई आउटस्टैंडिंग पेड है, उसे एडजस्ट करूंगा। So it is a bit complex and it requires technical knowledge. So the people who have the knowledge of accounting principles and procedures, they can solve the questions. They can do these. Okay. So it is a bit time consuming, but we cannot live without this method. In spite of these disadvantages, इसकी जो advantages हैं, क्या advantages की main है? True amount of profit and loss and true state of affairs, that is assets, liability position, net profit loss. तो ये जो इसकी advantages हैं ये आउटवे कर देती हैं डिसएडवांटेजेस को। ये इतनी अच्छी एडवांटेजेस हैं कि आप इस चीज को भूल सकते हो। So you will have to get the technical knowledge, you will have to get the knowledge of accounting base. So you need to spend time, it is time consuming, but then it is giving you correct results also. So as per our law, accrual basis is followed. So cash basis may be followed by a person like a simple shopkeeper who is just having a shop and he is not to prepare the results and show it to someone, right? So
if a manager is there, manager will have to follow this method because now he is accountable for the work. So हमें accrual basis पर ही working करनी है. So हमारी जो आगे working होगी वो इसी basis पे होगी. This is the scientific system giving complete information. So let us understand this system further with the help of a practical example. Now suppose in a particular year, Ravi is the businessman. He has total sales of 50,000, out of which 20,000 are on credit, receivable, which means he received 30,000 rupees cash. He paid 32,000 rupees of expenses and 8,000 are outstanding. He also purchased some furniture for office on cash for 7,000. So we are given the basic information. Now we are to calculate profit or loss. Now if we follow cash basis, अगर cash basis follow करेंगे तो revenue कितना होगा, receive कितनी हुई cash, 50 की total sales की थी, 20,000 तो credit पे था, so cash कितनी मिली, 30,000. 50 में से 20 तो मिला ही नहीं, 30,000 cash मिली. So 30,000 is the revenue. एक्सपेंसेस पे किए 32,000, 8,000 अभी पे नहीं किए, तो कितना कैश में कितना गया, 32,000. फर्नीचर परचेज किया कैश में 7,000. सो रिसीव क्या हुआ, 30,000, पे कितना किया, 32,000 एक्सपेंसेस पे किए, फर्नीचर के लिए पे किया 7,000. सो टोटल पेमेंट कैश गई बिजनेस से 39,000. सो लॉस आ गया क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा कर दी. सो लॉस आ जाएगा 9,000. अगर इसी क्वेश्चन को हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो क्या होगा, अब हमारा रेवेन्यू जो है वो टोटल रिकॉग्नाइज होगा क्योंकि हमने सेल 50,000 की है. सो वेदर वी रिसीव द मनी और नॉट, वी आर नॉट बॉदर्ड. रेवेन्यू विल बी टोटल 50,000. एक्सपेंसेस वी पेड 32,000, वी कुड नॉट पे 8,000, सो टोटल एक्सपेंसेस 40,000. सो नेट इज 10,000 प्रॉफिट. सो एक्रूअल बेसिस विल शो प्रॉफिट ऑफ 10,000. और जो फर्नीचर परचेज किया, क्योंकि वो फर्नीचर की लाइफ लंबी है, एसेट है, तो वो एक्सपायर नहीं हुआ अभी, सो उसको हम यहां माइनस नहीं करेंगे. रादर उसके लिए एक और प्रोसीजर होता है जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. जिन एसेट्स की लाइफ 1 ईयर से ज्यादा है उनको उनकी लाइफ टाइम में स्प्रेड कर देते हैं. सो अगर फर्नीचर की लाइफ 10 ईयर्स है तो ये 7,000 10 ईयर्स में स्प्रेड कर देंगे. सो सिंपल टर्म्स में बोले तो 700 रुपीज हमारा हर साल कॉस्ट एक्सपायर हो जाएगी, वो कटता जाएगा. वी विल डू दैट लेटर ऑन. अभी हम थोड़ा सिंपल पे ही रहेंगे, ठीक है. एक और एग्जांपल है. रविंदर इज अ टैक्स कंसल्टेंट. ही रिसीव्ड रेवेन्यू ऑफ 3,50,000 एंड 50,000 ऑफ हिज कंसल्टेशन फीस आउटस्टैंडिंग. सो इस ईयर में उसको 3,50,000 रुपीज रेवेन्यू मिला, 50 नहीं मिला. He incurred expenses of 1,70,000 out of which 40,000 are outstanding. So ये इसके total expenses हैं जिसमें से 40,000 उसने अभी पे नहीं किया, which means he has paid only 1,30,000. Okay. Further, he also received fee of last year 30,000 and paid 12,000 of expenses of last year. तो उसने ये payment और receipt last year के behalf पे भी किए. So if we follow cash basis, now under cash basis revenue means revenue received. तो कितना रिसीव किया, करंट ईयर में आपने 3,50,000 और लास्ट ईयर का 30,000. सो टोटल रेवेन्यू हो गया 3,80,000. कैश बेसिस सेज कैश को फॉलो करो, कैश आ रही है जा रही है फॉलो करो, बाकी मत देखो किस जगह से आ रही है या जा रही है, कैपिटल है रेवेन्यू है, यू डोंट नीड टू लुक एट दैट. ईयर का ध्यान भी नहीं रखो, बस ये ध्यान रखो इस ईयर में कैश आ रही है या नहीं. लेस एक्सपेंसेस पेड, तो कैश में क्या पे कर रहे हो आप, यू आर पेइंग 170 में से 40 तो पे नहीं किया. सो 1,30,000 प्लस लास्ट ईयर के 12,000, सो यू पेड 1,42,000. सो जब भी कुछ माइनस करते हैं ना हम अकाउंट्स में ब्रैकेट में लिखते हैं. So his profit of the year is 2,38,000. ये हो गया कैश बेसिस. अब यही अगर हम एक्रूअल बेसिस पे करें तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, अमाउंट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज अवर रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट. सो यू अर्नड 3,50,000 प्लस यू अर्नड 50,000 in this year, right? So you earned a lot of
4 lakh rupees less expenses. So expenses of the year whether paid or not, पे करो या ना करो immaterial है. So expenses है 1,70,000. Even if you did not pay a part of it, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So 2,30,000 will be your profit under accrual basis. राइट. सो एक्रूअल बेसिस में हमें करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंस लेना है. प्रीवियस ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है वो नहीं कंसिडर करना, उसे हटा देंगे और करंट ईयर का अमाउंट लेंगे वेदर पेड और नॉट. तो अब पेमेंट नहीं देख रहे हम एक्सपेंसेस में. वी डिड नॉट लुक एट पेमेंट, वी लुक्ड एट एक्सपेंस ऑफ द ईयर. इफ इट इज द एक्सपेंस ऑफ द ईयर इट इज टू बी रिकॉर्डेड. राइट. सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट अस गेट टू द difference between these. So there are certain bases on which we can distinguish. अब आपको इतनी बेसिक नॉलेज हो गई है कि आप इसको कर सकते हो. So let us see your status. Okay. So nature of transaction, मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें आएगी. हम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं. So in accrual basis both cash and credit transactions are recorded. Under cash basis only cash transactions will be recorded. Let us see. Yes, you are right. Accounting for prepaid outstandings etc. So under accrual basis, prepaid amounts, outstanding expenses or incomes, they are adjusted to calculate income of the year, expense of the year. So we can calculate correct profit. So these are to be recorded, these are to be adjusted. They are not only adjusted for profit. सिर्फ प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं करोगे, इसको आप बैलेंस शीट में भी लेके जाओगे एज अ लाइबिलिटी और एसेट. मान लो कोई एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग है मतलब पे नहीं किए, तो अगर अभी आज नहीं पे किए तो आपको पे तो करने पड़ेंगे ना, तो वो पेबल बन गए. एक्सपेंसेस पेबल, तो वो लाइबिलिटी में जाएंगे. लाइकवाइज इनकम भी हो सकती है, इनकम रिसीवेबल जो मिलनी है वो एसेट बन जाएगी. सो यहां ये रिकॉर्ड होंगे, एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस के लिए और एसेट्स लाइबिलिटीज में भी जाएगा. कैश बेसिस में दे आर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड, दे आर लेफ्ट आउट. राइट. ओके. सो दिस इज व्हाट वी थॉट ऑफ. प्रॉफिट और लॉस. अब एक्रूअल बेसिस क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है, बोथ कैश एंड क्रेडिट. जब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है तो ये हमें ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी दिखाएगा. Whereas cash basis will not show true profit because it is not recording full information. ये incomplete record है. Okay. So correct amount of profit and loss cannot be determined because it records only a part of the transaction. It will show right profits. Technical knowledge, obviously accrual basis में थोड़ी technical knowledge चाहिए. आपको accounting principles का पता होना चाहिए, आपको adjustments की working पता होनी चाहिए. But in cash basis, no technical knowledge because even a layman knows कि he is getting cash or he is giving cash. You can easily see this. It is actually happening. Cash दे रहे हो, नजर आ रही है, cash आ रही है, नजर आ रही है. So कोई technical knowledge नहीं चाहिए, दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं. Now, legal position. So accrual basis is recognized by Companies Act. सो हमें ये फॉलो करना होता है और बाकी भी बिजनेसेस इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट अमाउंट सॉल्व करता है. कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. एक्सेप्टेबिलिटी. तो क्या एक्सेप्ट होगा आप खुद सोचो. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कौन से मेथड से अकाउंट्स बनाना पसंद करोगे? उसी से जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे. सो दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल इन ऑल कंट्रीज, इन ऑल बिजनेसेस. कैश बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है. ये बहुत कम बिजनेसेस या प्रोफेशंस में होता है जहां लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो. सो इट इज मोर एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. Reliability, obviously accrual basis is reliable because it is recording complete information. But accounts prepared under cash basis are not reliable because they do not show complete information. Balance sheet. So under accrual basis, since we distinguish between assets and liabilities, आप डिफरेंस करते हो कैपिटल और रेवेन्यू में. आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो. सो बैलेंस शीट बनती है. बट अंडर कैश ही नहीं किए, आपने सबको ही प्लस माइनस में लगा दिया, सबसे प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, तो कुछ बचा ही नहीं जिसको एसेट या लाइबिलिटी में हम क्लासिफाई करें. सो यहाँ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पॉसिबल नहीं है. That is why we say it gives incomplete information. Finally, suitability. So this system is suitable in all organizations.
right? So accrual basis is suitable for businesses because it records and shows complete set of information. कैश बेसिस का बहुत कम यूज है. सम पीपल से दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपकी सोसाइटी है जहां आप रहते हैं, आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउस होल्ड सोसाइटी है, तो वो अपने अकाउंट्स बना सकते हैं क्योंकि उनको ज्यादा कुछ रिकॉर्ड करना नहीं है, ना उनको प्रॉफिट का कोई एम है. ठीक है, लिमिटेड एक्टिविटीज करनी है, लिमिटेड अमाउंट मिलने हैं, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. और एक प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर है जिसको सब कुछ कैश में ही मिलना है, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कैश बेसिस पे. बट स्टिल इट इज नॉट फॉलोड, राइट? जिस भी पर्सन को टैक्स पे करना है तो टैक्स आपका जाएगा एक्रूवल सिस्टम से, तो वो फिर कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकता. So cash basis may be suitable for non-profit organizations, professionals because they have lesser information. लेकिन इसे फॉलो नहीं करते हैं आज की डेट में. This system is not at all followed except for a very few small businesses, traders. जैसे आपकी कोई ग्रोसरी शॉप वाला है, वो शायद रिकॉर्ड रखता भी ना हो, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखता होगा कि इसको पैसे देने हैं, इससे पैसे लेने हैं बस, तो वो लोग इसे कर सकते हैं. बट अदरवाइज इट इज नॉट फॉलोड. Accrual system is followed for all businesses, right? So what we have studied today, we have studied cash basis and accrual basis, and now we know that we are to work according to accrual basis. हमें accrual basis है मतलब हमें अर्निंग और कैश रिसिप्ट में फर्क समझ आना चाहिए, कैश पेमेंट और एक्सपेंस इनकर्ड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ड्यू, accrued, इनके टर्म्स पता होनी चाहिए. लाइक इफ आई से एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, राइट, देयर आर सर्टेन टर्म्स जिसके नाम आपको समझ में आने चाहिए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि एक्सपेंस ड्यू हो चुका है और आपने पे नहीं किया. आपने रेंट पे घर लिया या रेंट पे बिजनेस के लिए शॉप ली, आपने रेंट पे नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कोई आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपने पहले पे कर दिए, टाइम से पहले, वो एडवांस है. सो ये आपकी एसेट भी है, ये लायबिलिटी है. लाइकवाइज इनकम्स में भी ऐसा हो सकता है. यू मे हैव अर्नड इनकम विच इज नॉट येट रिसीव्ड. जैसे आपने अपनी बिल्डिंग का एक पार्ट रेंट पे दे दिया, ओके, द अदर पर्सन इज टू पे यू रेंट नाउ, सो आपके लिए रेंट इनकम है. अब वो अर्नड इनकम अगर आपको मिल नहीं पाई, आउटस्टैंडिंग हो गई, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, बट इनकम तो है ना. सो ये आपके इनकम का भी पार्ट है और आपकी एक एसेट भी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये पैसा देगी. सिमिलरली इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, कोई अगर एडवांस में मिल जाती है तो वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे और उसे इनकम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है. सो वी हैव डिफरेंट केसेस ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स, ये हम इन्हें अलग नोट करते हैं और इन्हीं के रूल्स के बेसिस पे एक्रूअल सिस्टम पे इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर सॉल्व करते हैं. तो हमें देखना होता है करंट ईयर से क्या रिलेटेड है, कितनी कॉस्ट एक्सपायर हुई है. वी आर नॉट बॉदर्ड विद द पेमेंट और रिसिप्ट, इट मे हैपन एट एनी टाइम, लेकिन प्रेजेंटली हमें ये देखना है कि क्या ये इस ईयर से रिलेट करती है, क्या ये इस ईयर में अर्न या एक्सपायर हुई है, राइट. इनकम अर्न होती है, कॉस्ट एक्सपायर हो रही होती है, एक्रू हो रही होती है. सो हमें इसके अकॉर्डिंगली इनको रिकॉर्ड करना होता है. आई होप द टू सिस्टम्स आर क्लियर एंड यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ओके, थैंक यू.